आइए शुरुआत करते हैं इस वक्त की प्राइम टाइम शो। नमस्कार, मैं हूं जया सिन्हा और शुरुआत कर रहे हैं मिड डे प्राइम की। शुरुआत बड़ी खबरों से। मिड डे प्राइम की आज की पहली बड़ी खबर वंदे मातरम पर छिड़े सियासी संग्राम से जुड़ी हुई है और इस मुद्दे के जरिए एक बार फिर भाजपा और कांग्रेस आमने सामने आ खड़ी हुई है। भाजपा ने कांग्रेस पर गीत के अपमान का आरोप लगाकर ताबड़तोड़ निशाने साधे हैं। वहीं पंजाधारी फिलहाल खामोशी की चादर ओढ़े दिखाई दे रहे हैं। जो विजुअल कल से वायरल हुआ है उसके आधार पर भाजपा कांग्रेस की किलेबंदी करने में लगी हुई है। एक कहावत है कि एक तस्वीर बहुत कुछ बयां कर देती है और वो वायरल वीडियो आपने भी देखा होगा। हालांकि कांग्रेस की ओर से भी सफाई दी जा रही है, मगर उस सफाई पर भी सवाल उठने लगे हैं। कांग्रेस की सफाई और भाजपा का इस मुद्दे पर एक्टिव होना, इस खबर पर विस्तार से बात करेंगे मिड डे प्राइम में। मिड डे प्राइम में दूसरी बड़ी खबर होगी झारखंड से जुड़ी हुई। प्रदर्शनकारी छात्र टस से मस होने को तैयार नहीं है, यानी अब सोरेन सरकार की टेंशन बढ़ने लगी है। सीएम सोरेन के इस्तीफे की मांग की आवाजें सुनाई देने लगी हैं। प्रदर्शनकारी छात्रों ने कांग्रेस को भी लपेट लिया है और इस खबर पर भी होगी बात। साथ ही मिड डे प्राइम में अगली बड़ी खबर चमोली टनल हादसे से जुड़ी हुई। पहाड़ पर रेस्क्यू ऑपरेशन जारी है और यह ऑपरेशन कहां तक पहुंचा, अब तक कितने मजदूर अपनी जान गंवा चुके हैं, इस खबर को भी जानेंगे। साथ ही आखिरी बड़ी खबर ओडिशा में आफत से जुड़ी हुई। बाढ़ की वजह से कई गांव प्रभावित हुए हैं और लाखों की आबादी प्रभावित हुई है। लगातार राहत और बचाव का काम जारी है। हालांकि असम में बाढ़ का पानी उतरने लगा है। मिड डे प्राइम में हर खबर पर होगी विस्तार से चर्चा, मगर सबसे पहले पहली नजर हेडलाइंस पर। इस वक्त आप 4 मिनटों में देख सकते हैं जो तस्वीरों की एक झलक। उन्हीं खबरों पर विस्तार से बात करेंगे मिड डे प्राइम में। वंदे मातरम पर छिड़ा सियासी संग्राम। प्रेस कॉन्फ्रेंस के जरिए भाजपा ने कांग्रेस पर लगाया गीत के अपमान का गंभीर आरोप। कहा, एक बार फिर दिखा दिमागी नक्सल का सबूत। आज राजस्थान दौरे पर गृह मंत्री अमित शाह उदयपुर, निम्बाहेड़ा और अलवर में विभिन्न विकास कार्यों का करेंगे लोकार्पण शिलान्यास। तमाम तैयारी पूरी। पूर्व प्रधानमंत्री और भारत रत्न अटल बिहारी वाजपेयी की पुण्यतिथि पर कृतज्ञ राष्ट्र कर रहा है नमन। राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति और प्रधानमंत्री समेत कई नेताओं ने सदैव अटल पर अर्पित की श्रद्धांजलि। झारखंड में भर्ती परीक्षाओं में धांधली के मुद्दे पर अब आर पार के मूड में छात्र। मुख्यमंत्री सोरेन के इस्तीफे की उठने लगी आवाज। छात्रों ने कांग्रेस को भी लिया आड़े हाथ। चमोली टनल हादसे के बाद रेस्क्यू ऑपरेशन में आई तेजी। 2 श्रमिकों की तलाश तेज। मरने वालों की संख्या बढ़कर हुई 8। हालात पर लगातार नजर रखे हैं सीएम धामी। और असम में बाढ़ के बाद धीरे धीरे पटरी पर लौट रही जिंदगी, मगर उड़ीसा में हालात नहीं ठीक। लगभग 3 लाख लोग बाढ़ से हुए प्रभावित। राहत बचाव कार्य में लगा प्रशासन। और वंदे मातरम पर महाभारत शुरू हो चुकी है। दरअसल ये वाकया 15 अगस्त का है, मगर सियासत ने जोर आज मारा। भाजपा के धुरंधरों ने एक बार फिर पंजाधारियों पर कड़ा प्रहार किया है। वंदे मातरम के अपमान का आरोप लगाते हुए भाजपा ने कांग्रेस दिग्गजों पर निशाने साधे। भाजपा नेताओं के बयान आपको सुनाएंगे, मगर उससे पहले आप इस कहानी को समझिए। दरअसल ये कहानी कुछ इस तरह से है। कल नई दिल्ली के इंदिरा भवन में स्वतंत्रता दिवस समारोह की तस्वीरें सामने आई तो इसे लेकर सियासत तेज हो गई। इंदिरा भवन में कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे, सोनिया गांधी और लोकसभा में विपक्ष के नेता राहुल गांधी ने समारोह में हिस्सा लिया, मगर इस समारोह के क्लिप को लेकर भारतीय जनता पार्टी ने कांग्रेस पर निशाना साधा। बीजेपी ने कांग्रेस नेता सोनिया गांधी पर पार्टी के स्वतंत्रता दिवस कार्यक्रम में वंदे मातरम का पूरा वर्जन गाए जाने पर आपत्ति जताने का आरोप लगाया। आपकी टीवी स्क्रीन पर जो तस्वीर है, ये वो ही वीडियो है जिस पर सियासी जंग तेज हो चली है। कांग्रेस मुख्यालय में 80वें स्वतंत्रता दिवस समारोह के दौरान जब राष्ट्रीय गीत वंदे मातरम गाया जा रहा था,
उसी समय कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे और सोनिया गांधी के बातचीत करने पर विवाद खड़ा हो गया। बीजेपी ने इसे लेकर कांग्रेस से माफी मांगने की मांग की है। बीजेपी प्रवक्ता प्रदीप भंडारी ने आज प्रेस कॉन्फ्रेंस कर कांग्रेस पर 140 करोड़ देशवासियों का अपमान करने का आरोप लगाया। उन्होंने कहा कि कांग्रेस ने सिर्फ स्वतंत्रता सेनानियों का ही अपमान नहीं किया, बल्कि देश के संविधान का, एकता और अखंडता और 140 करोड़ लोगों का भी अपमान किया। ध्यान से आप देखिए, क्योंकि इसके बाद कई कांग्रेस पार्टी ने स्पष्टीकरण देने का प्रयास किया। मैं फ्रेम बाय फ्रेम आपको यह बताना चाहता हूं कि कांग्रेस ने सिर्फ फ्रीडम फाइटर्स का ही अपमान नहीं, इस देश के संविधान का, इस देश की संप्रभुता, अखंडता का और इस देश के 140 करोड़ देशवासियों का अपमान किया है वंदे मातरम के उद्घोष का विरोध करते हुए। और यह सोनिया गांधी और राहुल गांधी ने किया है। प्रदीप भंडारी ने इस पूरे मामले को सबूतों के साथ पेश किया। उन्होंने बताया कि कैसे सोनिया गांधी उंगली दिखाकर धमकाने की कोशिश भी करती हैं। अगर आप देखेंगे ध्यान से उस वीडियो को, जब वंदे मातरम का उद्घोष चल रहा था कांग्रेस पार्टी हेडक्वार्टर्स में, सोनिया गांधी यहां पे सामने इंडिकेट करती है, हाथ दिखाती है कि रुक जाओ। वो इशारा करती है कि वंदे मातरम को कांग्रेस पार्टी हेडक्वार्टर्स में रोका जाना चाहिए। फिर जब वहां पे नहीं सुना जाता है, फिर वो वापस से दूसरी बार इशारा करती है और कहती है कि रुकना अनिवार्य है। उसके बाद में वो उनको कहती है कि पीछे जो बैंड है, अगर आप ध्यान से देखें, क्योंकि ये एक ऐसी व्यक्ति का दृश्य है जो इतना गुस्से में है कि वंदे मातरम कांग्रेस पार्टी हेडक्वार्टर्स में पूरी तरीके से कैसे गाया गया, तो वो इंडिकेट करती है और उंगली के तरीके धमकी देने की कोशिश करती है। जब वहां से सब कुछ नहीं सही होता तो फिर वो राहुल गांधी की तरफ देखती है और बाकी के जो कांग्रेस नेता उनके साथ में खड़े हैं उनकी तरफ देखती है और अपना गुस्सा प्रकट करती है। इस मामले को लेकर उन्होंने राहुल गांधी पर भी आरोप लगाए और बताया कि कैसे उन्होंने 140 करोड़ देशवासियों की देशभक्ति के भाव का अपमान किया है। वंदे मातरम का उद्घोष कंप्लीट होता है, ये लोग साथ में मिलते हैं। यहां ध्यान से अगर आप देखेंगे, खड़गे जी हैं, सोनिया गांधी, राहुल गांधी है। कोट अनकोट राहुल गांधी कहते हैं, वी डोंट नीड टू सिंग, वी डोंट नीड टू सिंग वंदे मातरम। पहले तो राहुल गांधी जी, ये कोई गाना नहीं है, ये भारत के स्वतंत्रता सेनानियों का उद्घोष है। ये इस देश के 140 करोड़ देशवासियों के मन में जो पेट्रियोटिज्म का भाव है वो है। उसके बावजूद राहुल गांधी और सोनिया गांधी इतने गुस्से में रहते हैं कि राहुल गांधी जोर जोर से चिल्लाते हैं कि वी डू नॉट नीड टू सिंग वंदे मातरम। कांग्रेस के मुख्यालय में स्वतंत्रता दिवस के मौके पर आयोजित ध्वजारोहण समारोह के दौरान वंदे मातरम के पूर्ण गायन को लेकर भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस के बीच एक नया राजनीतिक विवाद खड़ा हो गया है। इस पर बीजेपी ने सोनिया गांधी पर राष्ट्रीय गीत का अपमान करने का गंभीर आरोप लगाया। बीजेपी सांसद मनोज तिवारी ने कांग्रेस पर निशाना साधते हुए कहा कि कांग्रेस का इतिहास हमेशा से राष्ट्रवाद और राष्ट्रीय प्रतीकों को टुकड़े टुकड़े करने का रहा है। वंदे मातरम के समय जो कांग्रेस ने परिचय दिया, जो सोनिया जी ने परिचय दिया, जो खड़गे जी ने परिचय दिया, शुरुआत तो सोनिया गांधी जी से होती है। ये वंदे मातरम का पहले भी लोग टुकड़ा टुकड़ा कर चुके थे। कल जैसे ही वंदे मातरम के बाद दूसरा स्टेंजा शुरू हुआ कि कोटि कोटि कंठा कल कल निनाद करा ले, उतने में जैसे लगा कि सोनिया जी को कितना बुरा लग गया। तुरंत मुड़ करके, अरे रोको, ये कौन पूरा बजा रहा है। कांग्रेस के एक परिचय से स्तब्ध भी है। ऐसे भारत विरोधियों को, भारत विरोधी पार्टियों को देश की जनता जवाब देगी। और शैलेंद्र मिश्र इस वक्त हमारे साथ जुड़ रहे हैं और जानकारी के साथ। शैलेंद्र, अब ये विवाद बढ़ता हुआ साफ तौर पर नजर आ रहा है, जिस तरह से आरोप लग रहे हैं और इस पूरे वीडियो को लेकर जिस तरह से अब एक भाजपा की प्रेस कॉन्फ्रेंस भी हुई है, अभी क्या कुछ स्थिति निकल कर आ रही है? लगातार आरोप लग रहे हैं कांग्रेस की तरफ से। सबसे पहली बात, कोई स्पष्टीकरण आया है इसको लेकर? और साथ ही इस वीडियो को लेकर जिस तरह की बात निकल कर आ रही है, उसको लेकर क्या कुछ कहना है कांग्रेस का? देखिए, जब ये वीडियो सामने आया और जब विवाद हुआ, तब जयराम रमेश ने सफाई दी, कांग्रेस के बाकी नेताओं ने सफाई दी और अलग अलग बात कहते नजर आए। जयराम रमेश उस वक्त कह रहे थे कि कुर्सी मल्लिकार्जुन खड़गे के लिए सोनिया गांधी मांग रही थी।
और उसके बाद हमने देखा कि मल्लिकार्जुन खड़गे ने बाद में तकरीबन 25 मिनट तक खड़े होकर मीडिया को संबोधित किया। तो वो कुर्सी कहाँ चली गई, बीजेपी ये पूछ रही है, और अन्य नेताओं ने दूसरी बात कही। तो कांग्रेस की सफाई में ही अपने आप में सवाल खड़े होते हैं। और जो वीडियो सामने आया जिसमें आवाज़ है, बाद में राहुल गांधी ने जिस तरह से कहा, जो उस वक्त के वहाँ पर ऑडियो रिकॉर्डिंग हो गई कैमरे में कि वी डोंट नीड टू सिंग, तो इस पर अब बीजेपी कह रही है कि उनको ये समझना चाहिए कि राष्ट्रगीत है, उसका गायन तमाम करोड़ों लोगों के लिए, देशभक्त के लिए एक बहुत ही आदर का विषय है। और इससे पहले अगर आप जाएं, हम जानते हैं कि इससे जुड़ा राष्ट्रगीत को के संपूर्ण गायन को अनिवार्य करने से जुड़ा जो बिल था, जिसमें अगर कोई अपमान करता है तो उसको 3 साल की सजा का प्रावधान है। ये जब बिल पारित हो रहा था संसद में, लोकसभा में, तो उस वक्त कांग्रेस ने वॉकआउट किया था। हालांकि कांग्रेस का वॉकआउट, कांग्रेस का हंगामा हम जानते हैं कि काफी दिनों से चल रहा था। तो ऐसे में कांग्रेस पर ये सवाल अब उठेंगे कि आखिर उसने क्यों इस विधेयक का उस वक्त बैठकर संसद में समर्थन नहीं किया। और इससे पहले भी आप इतिहास में अगर चले जाएं, जब 150 वर्ष पूरे होने पर चर्चा हुई थी, तब भी ये बात बीजेपी की तरफ से उठाई गई थी कि किस तरह से तुष्टीकरण के दबाव में उस वक्त नेहरू जी ने संपूर्ण गायन की जगह पर शुरू के छंद उसका एक तरह से गायन के लिए जो कांग्रेस में जो कार्य समिति में फैसला हुआ था कि किस तरह से शुरुआती छंदों को ही कांग्रेस के कार्यक्रमों में गाया जाएगा, ये बात कही गई थी। और ये दरअसल एक तुष्टीकरण की मानसिकता कांग्रेस पार्टी की दिखाता है। और केरल में हम जानते हैं कि सरकारी कार्यक्रम में अभी आरोप लग रहे हैं कि वहाँ राष्ट्रगीत गाया ही नहीं गया, बजाया ही नहीं गया। तो फिर अब कांग्रेस की वहाँ सरकार है तो कांग्रेस को जवाब देना होगा। ये वही केरल है जहाँ पर कांग्रेस पर ये आरोप लगे थे कि उसने मुस्लिम लीग से समझौता किया था चुनाव जीतने के लिए। हम जानते हैं कि वही कांग्रेस है, जो वही केरल में कांग्रेस है जहाँ पर राहुल गांधी और सोनिया गांधी चुनकर आ चुके हैं देश की संसद में। तो फिर सवाल तो उठेगा। बिल्कुल। और शैलेंद्र, यहाँ पर तस्वीरें साफ तरह से कहती हैं। अब तो वीडियो आया है। बिल्कुल शैलेंद्र, यहाँ पे वीडियो में साफ तौर पर दिख रहा है कि गायन के वक्त दोनों बातचीत कर रहे हैं, खड़गे और सोनिया गांधी। साथ ही वी डू नॉट नीड टू सिंग वंदे मातरम, इसको लेकर भी ये भी जो आवाज़ है वो बिल्कुल साफ है। बहुत वोकल है राहुल गांधी इन दिनों, काफ़ी वीडियो बनाते हैं, हर बात पे वीडियो बनाते हैं, सबका सवालों के जवाब देते हैं। अब इस विवाद के बाद क्या वो आए हैं सामने? देखिए, राहुल गांधी तो नहीं आए, लेकिन कांग्रेस की तरफ से कई नेताओं ने सफाई दी है। लेकिन इस वीडियो को देखकर बहुत स्पष्ट तौर पर ये दिखता है कि जैसे ही संपूर्ण गायन एक तरह से कांग्रेस के दफ्तर पर जब उस वक्त ये गायन हो रहा था, तब हमने देखा कि वंदे मातरम के गान के समय जो असहज चेहरे वो स्पष्ट तौर पर दिखाई दे रहे थे। हालांकि वो बहाना बनाया गया कि मल्लिकार्जुन खड़गे के लिए कुर्सी मांगी गई, बाद में दूसरी बातें कही गई। किस तरह से राहुल गांधी ने बाद में जो रिएक्ट किया वो ऑडियो रिकॉर्डिंग हो गई। और फिर मल्लिकार्जुन खड़गे ने खड़े होकर 25 मिनट मीडिया से बातचीत की। तो अपने आप में एक तरह से तस्वीरें बताती हैं कि दरअसल उस वक्त कितना असहज कांग्रेस का जो शीर्ष नेतृत्व था वो वंदे मातरम के संपूर्ण गायन को लेकर था। और ये सवाल इसलिए भी बहुत गंभीर हो जाता है कि ये तो तस्वीरें हैं, वीडियो है, सामने आ गया, लेकिन इससे पहले के तमाम जब भी वंदे मातरम को लेकर कोई दृष्टिकोण रखने की बात आई है, कांग्रेस पार्टी उससे बचते नजर आई है। और कांग्रेस ने तो अपनी कार्य समिति में संपूर्ण वंदे मातरम की जगह पर उसके शुरुआती छंदों को ही मंजूरी दी थी और वर्षों तक उसे ही गाया गया था। तो कांग्रेस पार्टी इन सवालों से बच नहीं सकती कि संपूर्ण वंदे मातरम गायन में उसको क्या दिक्कत है, वो तो साफ नजर आती है। और बीजेपी का यही आरोप है कि ये एक दरअसल एक वर्ग को तुष्टीकरण की पराकाष्ठा है, इसीलिए आपको ये दिक्कत थी। और इसीलिए आपकी पार्टी की सरकार यानी कांग्रेस की अगुवाई वाली जो सरकार है केरल में, वहां जो कुछ कल हुआ तो वो अपने आप में दिखाता है कि कांग्रेस पार्टी की जो सोच है वो क्या है, वो किस तरह से एक देश विरोधी सोच है। इस बात का आरोप भी आज बीजेपी की प्रेस कॉन्फ्रेंस में। और यहाँ पर जिस तरह से भाजपा हमलावर नजर आ रही है साफ तौर पर शैलेंद्र, और जब बिल पास हो चुका है, ऐसे में क्या भाजपा इसको लेकर किसी तरह का कानूनी भी रास्ता अपना सकती है इस पूरे मामले के बाद? देखिए, इससे जुड़ा एक सवाल भी आज की प्रेस कॉन्फ्रेंस में पूछा गया था। हालांकि बीजेपी के प्रवक्ता की तरफ से कहा गया कि देश की जनता देख रही है और वो जवाब देगी कांग्रेस पार्टी का जो रवैया है
कांग्रेस पार्टी का जो दृष्टिकोण है वो सबके सामने आ गया है। तो निश्चित तौर पर कांग्रेस पार्टी के इस दृष्टिकोण को लेकर, वंदे मातरम को लेकर, उनकी सोच को लेकर अब बीजेपी जनता के बीच इस मुद्दे को उठा रही है प्रेस कॉन्फ्रेंस के जरिए। और केरल में हम जानते हैं कि बीजेपी इसको लेकर एक बड़ा अभियान भी चलाने जा रही है। तो निश्चित तौर पर कांग्रेस पार्टी का क्या दृष्टिकोण है, उनके शीर्ष नेताओं का, गांधी परिवार का क्या दृष्टिकोण है, ये बताने की कोशिश की जाएगी। और अब ये जो वीडियो सामने आया है तो उसे भी स्पष्ट तौर पर जनता से अपील की जाएगी कि देखें किस तरह से उस वीडियो से साफ जाहिर होता है कि कांग्रेस के शीर्ष नेतृत्व का दृष्टिकोण, उनकी सोच, उनकी मानसिकता क्या है। बिल्कुल, बहुत बहुत शुक्रिया शैलेंद्र फिलहाल इस जानकारी के साथ जुड़ने के लिए। तो वंदे मातरम पे एक नया विवाद यहाँ पर सामने आया है और कांग्रेस पूरी तरह से घिरती नजर आ रही है। भाजपा भी बहुत तीखे बाढ़ यहाँ चला रही है और पूरी तरह से हमलावर है। सिर्फ दिल्ली नहीं बल्कि केरल से भी इस तरह की खबरें सामने आई कि किस तरह से वंदे मातरम का यहाँ पर घोर अपमान किया गया। मिड डे प्राइम में खबरों का सिलसिला जारी रहेगा। रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए, जल्द हाजिर होते हैं। पता है, लोग अक्सर मुझसे पूछते हैं कॉल सेंटर का स्टेडी जॉब क्यों छोड़ा। आई वॉन्टेड मोर आउट ऑफ लाइफ। बस मैंने अपना स्टार्टअप शुरू किया। जानना चाहोगे कैसे? देन स्टार्ट अप योर ओन बिजनेस एज एन LIC एजेंट। यहाँ सब कुछ है, ग्रेट प्रोडक्ट्स, जीरो इन्वेस्टमेंट, लीडिंग ऑर्गेनाइजेशन एंड अनलिमिटेड अपॉर्चुनिटीज। तो क्या आप तैयार है? LIC एजेंट बनो, अब बड़ा सोचो। हमारी वेबसाइट पर जाएं या अपनी नजदीकी LIC शाखा से संपर्क करें। पढ़ता है, खेलता है, झूलता उछलता है, दौड़ता कभी कभी दौड़ कराता है, आगे आगे बढ़ता है इंडिया, अमूल दूध पीता है इंडिया। भारत की सबसे बड़ी गोल्ड लोन NBFC मुथूट फाइनेंस से गोल्ड लोन लीजिए और फिर देखिए सोना क्या नहीं कर सकता। कॉल कीजिए 1-800-313-1212। एक बात समझ लीजिए, ना बीमारी दुनिया से कहीं जाने वाली है और ना ही हॉस्पिटल के खर्चे। बस आपको यह सोचना होगा कि हॉस्पिटल का बिल कौन भरेगा, आप या आपकी इंश्योरेंस पॉलिसी। आज ही पॉलिसी बाजार से हेल्थ इंश्योरेंस लीजिए। पॉलिसी बाजार पे 1 करोड़ का हेल्थ इंश्योरेंस सिर्फ 550 रुपए हर महीने से शुरू होता है। ब्रेक के बाद स्वागत है, आप देख रहे हैं मिड डे प्राइम। और अब बात होगी दूसरी बड़ी खबर की, यानी कि परीक्षा की लड़ाई सोरेन के इस्तीफे पर अब आ गई है। झारखंड के रांची में JPSC और JSSC की भर्ती परीक्षाओं में धांधली को लेकर छात्रों का आंदोलन आज 23वें दिन पहुंच गया है। इसके साथ ही छात्रों ने आंदोलन को और तेज करने का ऐलान किया है। प्रदर्शनकारियों ने कहा कि आज राज्य के सभी 24 जिलों में मुख्यमंत्री और कांग्रेस नेता राहुल गांधी के पुतले जलाए जाएंगे। प्रदर्शनकारियों ने 20 अगस्त को मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन के आवास का भी घेराव करने की घोषणा की है। छात्र अब सीधे तौर पर मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन के इस्तीफे की मांग कर रहे हैं। छात्रों का साफ कहना है कि अगर सरकार हमारी मांगों को पूरा नहीं कर सकती तो हेमंत सोरेन को मुख्यमंत्री के पद से इस्तीफा देना चाहिए। प्रदर्शनकारी छात्रों ने कांग्रेस और राहुल गांधी से मांग की है कि अगर मुख्यमंत्री उनकी बात नहीं सुनते तो वे JMM के नेतृत्व वाले गठबंधन से अपना समर्थन वापस ले लें। तो झारखंड में आंदोलन तेज है और प्रदर्शनकारी छात्रों ने कहा कि हम मुख्यमंत्री के इस्तीफे की मांग करते हैं क्योंकि झामुमो और कांग्रेस दोनों हमारे साथ राजनीति कर रहे हैं। अगर मुख्यमंत्री उनकी बात नहीं सुन रहे तो कांग्रेस नेता राहुल गांधी को झामुमो नीत गठबंधन से समर्थन वापस लेना चाहिए। माननीय मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन जी, हमारी जायज मांगों को जल्द पूरा कीजिए, वरना वो दिन दूर नहीं है। हम आपको 18 तारीख तक अल्टीमेटम देते हैं। अगर 18 तारीख तक हमारी जायज मांगों पर आप ठोस कदम नहीं उठाते हैं, JSSC सील अगर आप रद्द नहीं करते हैं, TDPL एजेंसी द्वारा ली गई तमाम एग्जाम को अगर रद्द नहीं करते हैं, CBI जांच नहीं करते हैं, 20 तारीख को CM आवास घेरावा झारखंड के तमाम छात्र नौजवान घेरेंगे और तब तक वहां हम लोग बैठे रहेंगे जब तक हमारी जायज मांगों को पूरा नहीं कर लेती है। ये जो सब भाषणबाजी कर रहे हैं, कभी फेसबुक में पोस्ट करते हैं, कभी राहुल गांधी जी को ऑडियो कॉल पर बात करते हैं, क्या समझ के? लेकिन हम लोग पढ़े लिखे छात्र है, अनपढ़ गवार नेता नहीं है जो आपके बातों में आएंगे। दिन है और भूख हड़ताल का 13वां दिन है। मेरा नाम प्रेम नायक है और सरकार एकदम भी गंभीर नहीं है। मेरी जान अब नहीं लगता है कि हम ज़्यादा जी पाएंगे। यहाँ से ले जाना चाहा डॉक्टर, मैं नहीं गया क्योंकि ये ले जाते हैं तो फिर आने नहीं देते हैं। देवेंद्र नाथ महतो को ले गए, फिर आने नहीं दे रहे हैं।
ये लोग का मंशा है कि आंदोलन टूट जाए, इसलिए मेरा मानना है कि हम अंतिम क्षण तक यहीं रहेंगे। अब मेरी स्थिति अच्छी बिल्कुल नहीं है, लेकिन सरकार सुन नहीं रही है। भूख हड़ताल का 13वां दिन और जो दर्द और जो हताशा है उनके चेहरों पर साफ नजर आ रही है। उधर जेएलकेएम नेता देवेंद्र नाथ महतो जो पिछले 14 दिनों से अनशन पर हैं, उन्होंने आरोप लगाया कि पुलिस ने उन्हें तिरंगा मार्च में शामिल होने से रोका। उन्होंने कहा कि वे तिरंगा फहराने की कोशिश कर रहे थे तो पुलिस उन पर टूट पड़ी। पहले तो बोला कि गाड़ी आ रही है, हम लोग लेके चलेंगे। अचानक क्या होता है कि हम पर हमला हो जाता है। पुलिस बहुत एग्रेसिव मतलब मोड पे टूट पड़ते हैं। पूरा ताकत के साथ हमको अंदर अकेले लॉक करना चाहते थे। पहली बात कि हमको अंदर अकेले में अंदर कर देंगे और बाहर से लॉक कर देंगे। तो मतलब कि कम से कम दरवाज़ा लॉक मत करिए, गेट को बंद मत करिए। उसी में पूरा पुलिस को जितना था टूट पड़ा और हमारे जो बचाव के लिए जो भी साथी लोग थे उनको पटक पटक के मारा गया। और झारखंड के पूर्व उप मुख्यमंत्री बाबूलाल मरांडी ने मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन पर निशाना साधा है। उन्होंने कहा कि सरकार को जिद पर नहीं अड़ना चाहिए, छात्रों की मांग जायज है और उन्हें उनकी मांगें मान लेनी चाहिए। मुख्यमंत्री को जिद पर नहीं अड़ना चाहिए, क्योंकि जेसीसी और जेपीएससी ने जिस प्रकार से जॉब को बेचा है, ये आजकल सब ओपन आ रहा है अखबारों में, ओपन सोशल मीडिया में किसी ने पैसे दे करके जॉब को खरीदा है। तो ये झारखंड के होनहार बच्चों के साथ ये अन्याय हुआ है और इसलिए तो बच्चे मांग कर रहे हैं कि भाई सीबीआई से जांच कराओ, और तो कुछ मांग नहीं कर रहे, छोटी सी बात कर रहे हैं। और बच्चों की उन मांगों को मान लेनी चाहिए। क्या है, जांच ही तो होगी, आखिर सुधारने का कोई तो हमें प्रक्रिया अपनानी पड़ेगी। तो किस तरह से जिद पर अड़े हैं इस वक्त दोनों ही पक्ष और एक ईगो लड़ाई कहीं ना कहीं साफ तौर पर नजर आ रही है। रांची से दिवाकर हमारे साथ जुड़ चुके हैं। दिवाकर, सबसे पहला सवाल, जिस तरह की बाइट्स और जिस तरह की तस्वीरें इस वक्त हमारे सामने आ रही हैं, अनशन का 13वां दिन यहाँ पर है छात्रों का, क्या कुछ स्थिति है उनकी जो उनकी हताशा है वो इस वक्त साफ तौर पर दिख रही है? देखिए, निश्चित तौर पर यहाँ की तस्वीरों में को पहले दिखाता हूँ कि किस तरीके का माहौल यहाँ पर आंदोलन 20 दिन को पार कर गया है। भूख हड़ताल पर जो लोग बैठे हैं उनका 13वां दिन हो गया है। तो आप समझ सकते हैं कि किस तरीके से ये आंदोलन लगातार आगे बढ़ रहा होगा कि भूख हड़ताल पर 8 लोग बैठे हुए हैं, कई लोग अस्पताल में पहुंच गए हैं और आंदोलन पर अब जो है आर और पार की लड़ाई साफ होती तौर पर दिख रही है। विकास, थोड़ी सी तस्वीर दिखाएं कि किस तरीके से छात्रों का जो भीड़ है वहाँ पर ये किस तरीके से जमा हुआ है। आप देख सकते हैं कि ये छात्र का जो आंदोलन है वो किस तरीके से शांतिपूर्ण तरीके से चल रहा था। बैनर, पोस्टर और जो इन्होंने स्लोगन बनाए थे वो सरकार को जगाने का प्रयास था। इस स्लोगन के जरिए सरकार को जगाने की कोशिश हो रही थी, लेकिन शायद अब इन छात्रों को लगता है कि ये स्लोगन काम नहीं आ रहे हैं। विधानसभा घेराव का जो इन्होंने प्रोग्राम बनाया था वो सक्सेसफुल रहा और उसके बाद जिस तरीके से पुलिस ने कार्रवाई की, इन पर लाठी चार्ज हुआ, उसके बाद एफआईआर दर्ज हुए, अब लगता है कि छात्र भी आर और पार की लड़ाई में है। और जैसा कि आपने देखा होगा कि कल जब इन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस किया तो एक तरीके से साफ कर दिया कि अब गांधीगिरी से काम नहीं चलेगा, भगत सिंह और चंद्रशेखर आजाद बनना पड़ेगा। जेपीएससी रिफॉर्म मंच के जो तमाम सहयोगी हैं वो हमारे साथ हैं। किस तरीके से अब आज पुतला दहन कर रहे हैं आप लोग? जी, जब हमारी मांगे 22 दिनों तक नज़रअंदाज कर दी जाती रही, हमने गार्जियन, मुखिया, अनुनय, निवेदन सब किया। अब समय आ गया है दिसोम गुरु के नक्शे कदम पे चलने का। जिस प्रकार उन्होंने झारखंड अलग आंदोलन का नेतृत्व किया, अब नौकरी बचाओ आंदोलन का नेतृत्व या जेपीएससी जैसे रिफॉर्म मंच करेगी। आज हम लोग माननीय मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन और नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी का पुतला दहन करने वाले हैं। पुतला दहन करेंगे और अपने मुख्यमंत्री आवास घेराव की भी घोषणा की है। किस तरीके से पुतला दहन, क्या मैसेज देना चाहते हैं? देखिए सर, हम लोग पिछले 22 दिनों से यहाँ पे जो है शांतिपूर्वक तरीके से बैठे हैं। 22 दिन मतलब छात्र, झारखंड के छात्रों की क्या स्थिति है, झारखंड में कितनी गरीबी है, आम जनता के बीच सारे छात्र जो है बैठे हैं खुले आसमान के नीचे, बारिश हो रहा है, ना खाने का ढंग, न पीने का ठिकाना। कुछ लोग जो है यहाँ पे आकर सेवा दे रहे हैं, फिर भी वो पर्याप्त नहीं हो रहा है। तो जिस तरह से भ्रष्टाचार का परत दर परत प्रतिदिन खुलासा हो रहा है, आपने देखा अभय तिवारी का कनेक्शन, जो इनके सरकारी दामाद है, जेपीएससी जेसीसी के सरकारी दामाद, हर परीक्षा में वो पास कर जाते हैं। अब एक नया मिथिलेश सिंह कनेक्शन, मतलब एजेंसी ही इन्वॉल्व है, एजेंसी ही।
यानी कि जिस बिल्ली को दूध का सुरक्षा करने के लिए किसको दिया गया है, कार्रवाई कर रहे हैं। क्या कार्रवाई कर रहे हैं? पिछले 20 दिन में कार्रवाई क्या दिखा? पिछले 25 दिन से ऊपर हो गया इसका खुलासा हुए जेपीएससी का ओएमआर शीट का। नियम तो उस एग्जाम को उसी दिन रद्द हो जाना चाहिए था। आज 25वें दिन में क्या वो रद्द हुआ? कार्रवाई बस कुछ महज लोगों तक है। तो झारखंड के छात्र, हम सभी लोग मिलकर निर्णय लिए कि अगर हम लोग गांधी के विचारधारा को फॉलो करते हैं ना सर, तो हम भगत सिंह को भी पढ़ते हैं। और अब ये फैसला लेने का समय आ गया है, क्योंकि सरकार हम लोग को समझ रही है बेवकूफ। मैं ये कहना चाहता हूं कि अगर माननीय मुख्यमंत्री जी को कोई दिक्कत नहीं, अगर वाकई वो जांच चाहते हैं, तो उनको सीबीआई देने में क्या दिक्कत है? क्या वो खुद इसमें इन्वॉल्व है? क्या कि उनको डर लग रहा है कि नहीं सीबीआई होगा तो हम पकड़े जाएंगे? अगर नहीं है तो दीजिए आप सीबीआई इंक्वायरी, तब तो आप छात्र को तैसी हैं। आप मंच से भाषण दे रहे हैं अलग अलग मंच से कि नहीं हम छात्रों के साथ है। वो छात्र दिखना भी चाहिए। पिछले 3 साल में कितनी बड़ी बड़ी महत्वपूर्ण परीक्षाएं रद्द हुई, जैसे सीजीएल। मैं आपसे बोलना चाहता हूं 28 जनवरी को रद्द हुआ था। आप मुझे बताएं उसके बाद क्या आप तक मास्टरमाइंड पकड़ा गया या कोई जान पाया हु वाज द मास्टरमाइंड? नहीं जान पाया। शायद छात्रों का भरोसा जो है वो सीआईडी पे नहीं बन पा रहा है और मुख्यमंत्री को लेकर एक साफ जो अब हम कह सकते हैं छात्रों में एक भावना पैदा हो रही है कि करनी और कथनी में जो है वो स्टैंड दिखना चाहिए। किस तरीके से आप लोग आंदोलन को इस तरीके से आगे बढ़ा रहे हैं? क्या आप एकदम आर और पार के मूड में? अभी तक तो हम लोग सोच रहे थे मुख्यमंत्री इन सब चीज़ों को गहराई से समझेंगे, वो इन सब चीज़ों में इन्वॉल्व नहीं होंगे, लेकिन जिस तरीके से सीबीआई जांच की मांग को इग्नोर किया जा रहा है, इससे यह शंका पैदा हो रहा है कहीं ना कहीं मुख्यमंत्री के काफ़ी करीबी लोग भी इसमें इन्वॉल्व हैं। इसलिए 22 दिनों के शांतिपूर्ण प्रदर्शन के बाद हम लोग ने फैसला लिया है कि अब क्रांति होगी, अब आर पार की लड़ाई होगी। अब अगर सरकार को गोली चलाना है तो गोली चलाए, गोली खाने के लिए भी हम लोग तैयार हैं, मगर अब हम लोग निर्णायक लड़ाई की ओर बढ़ रहे हैं। सभी लोग जानते हैं कि जेएसएससी सीजीएल में क्या हुआ, सरकार के लोग भी जानते हैं, पूरी झारखंड की जनता भी जानती है, बहुत खुलासे हो गए। फिर भी सरकार झूठा बहाना बना रही है कि कोर्ट के निर्देश पर हुआ, जबकि कोर्ट ने स्पष्ट कहा है कि जेएसएससी सीजीएल की जो नियुक्ति हुई है उसमें सरकार को पूरा राइट है कि वो अच्छे से जांच करके लोगों को हटाए। लेकिन पीयूष का आज एक हमने अलग चेहरा देखा, लगातार बहुत ही शांतिपूर्ण तरीके से ये संवाद कर रहे थे, लेकिन अब लगता है कि भगत सिंह बनने की तैयारी इन्होंने कर ली और शायद इसीलिए अब मुख्यमंत्री घेराव की जो बात कर रहे हैं वो कह रहे हैं कि विधानसभा घेराव से भी बड़ा आंदोलन मुख्यमंत्री का आवास घेराव होगा। जी जी बिल्कुल। 2 बात है, जब घर का मुखिया आपसे मिलना बंद कर दे तो अब हम सारे छात्र वहीं जाके मिलेंगे उनसे। क्यों नहीं हो रही है? यही तो समझ में नहीं आ रहा है कि हम छात्र, कल एक ऑफिशियल उन्होंने एक अभियान लॉन्च किया है, छात्रों की वार्ता छात्रों के साथ। तो जब 24 जिले के छात्र पिछले 23 दिन से यहाँ पड़े हुए हैं तो हम दिखाई नहीं दे रहे माननीय मुख्यमंत्री जी को, इसका मतलब या तो हमारा मुद्दा उनको नहीं समझ में आ रहा है या तो कुछ और बात है। तो आप अगर हमसे मिलने नहीं आ सकते माननीय मुख्यमंत्री, तो हम सारे छात्र आपसे मिलने आ रहे हैं, हम सभी जाकर के मुख्यमंत्री से मिलेंगे। तो ये है, देखिए इन्होंने क्या प्रपोजल दिया है। अभी भी इनकी जो गांधीगिरी का प्रिंसिपल है वही है कि अगर आप हमारे पास मिलने नहीं आ सकते तो सीएम आवास घेराव के बहाने हम आपके पास पहुंच रहे हैं। तो जया इस तरह से चीजों को ये लोग आगे बढ़ा रहे हैं ताकि सरकार तक इनकी बातें पहुंचे और सरकार जो इनके डिमांड्स है उसको पूरा करे। बिल्कुल। और दिवाकर, जिस तरह की तस्वीरें आ रही थी, जिस तरह से पुलिस की जो कार्रवाई हुई, उसको लेकर भी बहुत ज्यादा रोष है वहां की आम जन में भी और इन छात्रों में भी। उसको लेकर भी मुख्यमंत्री का क्या कुछ कहना है? क्योंकि अब तो जब ये आर पार की लड़ाई और भगत सिंह बनने की तैयारी में है, गोली खाने की तैयारी में है, ऐसे में तो और भी बड़े एक्शन की तैयारी में सरकार भी होगी। देखिए निश्चित तौर पर आपने देखा होगा कि 2-3 दिन पहले जब इस तरह की चीजें छात्र समुदाय की तरफ से निकल के आई थी कि मुख्यमंत्री आवास का हम घेराव करेंगे, तो आपने देखा था कि आवास के आसपास पूरे 1 किलोमीटर के एरिया को एक तरीके से बंद कर दिया गया था और करीब 10 फीट ऊंची बैरिकेडिंग की गई थी, जिससे कि रांची की जनता त्राहिमाम कर रही थी, हर तरफ ट्रैफिक का बुरा हाल था। और उसके बाद हालांकि छात्रों की तरफ से स्पष्टीकरण आया कि हम घेराव नहीं करेंगे, लेकिन अब फिर से कल इन लोगों ने साफ कर दिया कि आज मुख्यमंत्री का भी हम पुतला दहन करेंगे, राहुल गांधी का भी पुतला दहन करेंगे और 20 तारीख को, अगर 18 तारीख तक इन्होंने एक डेडलाइन दिया है कि अगर 18 तारीख तक इनकी मांगे पूरी नहीं होती है तो 20 तारीख को मुख्यमंत्री आवास का घेराव किया जाएगा। तो अपनी मांग पर यह अडिग है और जिस तरीके से पुलिसिया कार्रवाई हुई है और एफआईआर हुआ है उसका भी आक्रोश साफ तौर पर है। पीयूष, क्या जो पुलिस ने डंडे बरसाए और उसके बाद आप लोग के ऊपर अज्ञात विद्यार्थियों पर एफआईआर होता है, तो क्या किस तरीके से आप ले रहे हैं संज्ञान? सरकार आप लोग को सुन नहीं रही? एक तो बहुत ही बर्बरतापूर्ण कार्रवाई थी है, हमारी बहनों को, दीदियों को रात के अंधेरे में मेल पुलिस के द्वारा घसीट के मारा गया, यह निंदनीय था। हम लोगों ने प्रशासन से हमेशा साथ मिलकर के शांतिपूर्ण तरीके से, संवैधानिक तरीके से अपने सारे प्रदर्शन को अभी तक ये किया था। पर अब जिस प्रकार से लाठीचार्ज हुई या
जिस प्रकार से हम लोगों के ऊपर बर्बरतापूर्ण कार्रवाई हुई, यह बहुत निंदनीय है, यह नहीं होना किस चाहिए। तरीके से आप लेके आगे बढ़ रहे हो, क्योंकि आज तो आपका रूप मैंने देखा, इतने 20 दिनों में मैंने कभी नहीं देखा था इतना आपको आंदोलित होते हुए। नहीं, ये सरकार मजबूर किया हम लोग को इस रूप में आने के लिए। पिछले 22 दिनों से हम लोग जो है सो बिल्कुल शांति, संवैधानिक और गांधीवादी तरीके से इस आंदोलन को आगे बढ़ा रहे थे, लेकिन सरकार को ये हमारी शांति और गांधीवादी तरीके से आंदोलन रास नहीं आ रही है। सरकार जो है सो हमारी मांगों को लेकर के गंभीर ही नहीं है, इसलिए हम तमाम छात्र जो सो अब उलगुलान के रास्ते में चल रहे हैं। अब जो सब तमाम छात्र भगत सिंह के रास्ते पे चलेंगे। हम तमाम छात्र अब शिबू सोरेन का वो तेज जो देखने को मिला था झारखंड नवनिर्माण को लेकर के, उस तेज की ओर चलेंगे, क्योंकि ये मुद्दा अब सिर्फ नौकरी बचाने का नहीं रह गया, ये मुद्दा जो सो झारखंड की अस्मिता को बचाने का रह गया। क्योंकि अगर आज हम तमाम छात्र सरकार के इस तानाशाह रवैये से डर जाते हैं, तो जो सो आने वाला दिन में जो सो झारखंड में करप्शन इतना फैल जाएगा कि आप देखिएगा कि पंचायत सचिवालय से लेकर ब्लॉक से लेकर के आपको विधानसभा के ऑफिस तक सिर्फ करप्ट अधिकारी और करप्ट से करप्ट कर्मचारी मिलेगा, जो इस झारखंड की दिशा को दुर्दशा में बदल देगी। तो अब झारखंड की इस दिशा को बदलने का जो ठान है युवाओं ने ठाना है, वो अब निश्चित तौर पर और पार की लड़ाई के मूड में है कि अगर अब उनके जो भी मांगे हैं अगर वो 100% पूरी नहीं होती है तो आंदोलन अब और उग्र होगा और जो इन्होंने प्रोग्राम बनाया है वो आगे बढ़ेगा। हमारी मांग बिल्कुल क्लियर है। जेएसएससी सीजीएल में बहुत धांधली हुई है, जेएसएससी सीजीएल को रद्द होना चाहिए, उसमें सीबीआई जांच होना चाहिए। टीडीपीएल एजेंसी द्वारा जो बड़ा धांधली किया गया है, जो सो अंदर से कॉपी को रंगाने का काम कर रहा है, खाली हमारे वाले को जो सो रिजल्ट हो जा रहा है। टीडीपीएल एजेंसी द्वारा जितना भी एग्जाम लिया गया है उसको रद्द होना चाहिए, सीबीआई जांच होना चाहिए। 11 to 13 जेपीएससी जो सो उसमें भी जांच होनी चाहिए, उसको भी रद्द होनी चाहिए। और इस तरह जो सो अभय तिवारी का जिन जिन एग्जाम में संलिप्तता है उसको रद्द करते हुए उसमें सीबीआई जांच होनी। अपनी मांग पर अभी भी ये अडिग है और इस बार अब आर और पार के मूड में है सारे विद्यार्थी। बिल्कुल, यहाँ पर साफ तौर पर छात्रों की दो टूक की इस बार वो अब गांधीगिरी से नहीं बल्कि भगत सिंह के रूप में अपनी मांगों को सामने रखेंगे मुख्यमंत्री के। बहुत बहुत शुक्रिया दिवाकर फिलहाल इस जानकारी के साथ जुड़ने के लिए। तो यकीनन जो छात्रों का आंदोलन है वो जिस तरह से आगे बढ़ रहा है, साफ तौर पर देखने को मिल रही है कि परीक्षा की जो लड़ाई है अब वो अपने निर्णायक तौर पर पहुंचना चाह रही है। छात्रों का सब्र भी अब टूट चुका है। अनशन पर बैठे छात्रों का अब ये 13वां दिन पहुंच चुका है। किस तरह से उनकी स्थिति, शारीरिक और मानसिक स्थिति खराब हो रही है, इसकी भी हमने देखा। कैसे देखते हैं किस तरह से अब क्या कुछ आगे निकल कर आता है छात्रों के आंदोलन में। फिलहाल खबर में आगे बढ़ते हैं। पश्चिम बंगाल विधानसभा के पूर्व उपाध्यक्ष और रामपुर हाट से पूर्व विधायक आशीष बैनर्जी आज सुबह अपने घर के पास स्थित कार्यालय में मृत पाए गए। उनका शव फंदे से लटका मिला। सूचना मिलने पर पुलिस मौके पर पहुंची और मामले की जांच शुरू कर दी है। आशीष बैनर्जी 5 बार विधायक रहे थे। वे रामपुर हाट कॉलेज में शिक्षक भी रहे थे। तृणमूल कांग्रेस सरकार में उन्होंने कई विभागों के मंत्री के रूप में जिम्मेदारी संभाली। आशीष बैनर्जी इस बार विधानसभा चुनाव हार गए थे। तो मौके पर पहुंची पुलिस ने मामले की जांच शुरू की और पोस्टमार्टम के लिए भी शव को भेज दिया गया है। फिलहाल पुलिस जांच में जुटी है। आशीष बैनर्जी की मौत पर अभी फिलहाल सवाल उठ रहे हैं। मौत को संदिग्ध बताया जा रहा है। और अब अपडेट चमोली टनल हादसे के बारे में, जिसमें राहत और बचाव कार्य अभियान लगातार जारी है। हादसे में मरने वाले श्रमिकों की संख्या बढ़कर 8 हो गई है। शनिवार को बचाव दल ने पानी से भरी निर्माणाधीन टनल से एक और श्रमिक का शव बरामद किया। वहीं हादसे के बाद से लापता 2 अन्य श्रमिकों की तलाश अभी भी जारी है। बताया जा रहा है कि गुरुवार शाम करीब 7 बजे टनल के अंदर अचानक पानी का तेज बहाव और मलबा घुस गया था। इस वक्त टनल में 22 श्रमिक काम कर रहे थे। हादसे में 12 श्रमिक घायल हुए हैं, जिन्हें अस्पताल में भर्ती कराया गया। शुरुआती जानकारी के मुताबिक टनल में अचानक पानी आने की वजह से जमीन के नीचे मौजूद जल स्रोत यानी कि एक्विफर के फटने को माना जा रहा है। पानी निकालने के लिए सक्शन पंप और दूसरे आधुनिक उपकरणों की मदद भी ली जा रही है। जिला प्रशासन, पुलिस, एसडीआरएफ और एनडीआरएफ की टीमें संयुक्त रूप से राहत और बचाव अभियान में जुटी हैं। अधिकारियों का कहना है कि अभियान को तेज करने के लिए मौके पर अतिरिक्त संसाधन और उपकरण लगाए जा रहे हैं। तो हादसे के वक्त 22 जो श्रमिक थे वो टनल में कार्यरत थे। चमोली टनल हादसे के बाद से लगातार रेस्क्यू ऑपरेशन तेज होता हुआ आगे बढ़ रहा है। वहीं इस पूरे ऑपरेशन पर सीएम धामी की नजर बनी हुई है। मुख्यमंत्री धामी लगातार हर बात की जानकारी ले रहे हैं। आप इन तस्वीरों में अंदाजा लगा सकते हैं कि हादसे के बाद सीएम धामी पहुंचे थे और हादसे वाली जगह
वो पहुंचे और घायलों से अस्पताल जाकर भी उन्होंने मुलाकात की। वहीं लगातार जो रेस्क्यू ऑपरेशन है वो भी जारी है। तो एसडीआरएफ एनडीआरएफ की टीमें राहत अभियान में जुटी हुई हैं। लगातार रेस्क्यू ऑपरेशन भी जारी है और मुख्यमंत्री इस पूरी घटना पर लगातार नजर बनाए हुए हैं। चमोली टनल हादसे के बाद से लगातार रेस्क्यू ऑपरेशन जारी। अब तक हादसे में 8 मजदूरों की जान जा चुकी है। शनिवार को एक और मजदूर का शव मिला था। दरअसल ये हादसा उस वक्त हुआ जब निर्माणाधीन टनल में अचानक पानी और मलबा तेज रफ्तार से आ घुसा। रेस्क्यू टीम लगातार सक्शन पंप से टनल के अंदर के पानी को बाहर निकालने में लगी और आधुनिक उपकरणों की मदद भी यहां पर ली गई। एसडीआरएफ एनडीआरएफ की टीमें बचाव अभियान में लगी हैं। बता दें कि पीपल कोटी में 3 किलोमीटर लंबी सुरंग का निर्माण चल रहा था, तभी ये हादसा हुआ। और आइए अब समझने की कोशिश करते हैं कि ये हादसा कब हुआ। पूरी टाइमलाइन अगर हम समझें तो दरअसल गुरुवार शाम को अचानक से टनल में तेज बहाव के साथ पानी और मलबा आ गया। भारी मलबा और पानी आने से हड़कंप मच गया। जिस वक्त से हादसा हुआ उस वक्त टनल के अंदर 22 मजदूर काम कर रहे थे। इस हादसे में 12 लोग घायल हुए जबकि 8 मजदूरों को अपनी जिंदगी गंवानी पड़ी। तो ये जो पूरी टाइमलाइन की कैसे पूरा मलबा और तेज रफ्तार पानी आया जिसकी वजह से ये पूरा हादसा हुआ। अब बात करें सरकार के एक्शन की, तो जब से यह हादसा हुआ तभी से ही धामी सरकार फुल एक्शन में है। सीएम धामी खुद इस रेस्क्यू पर नजर रखे हुए हैं। वो साफ कर चुके हैं कि काम में कमी और कोताही नहीं आनी चाहिए और किसी भी तरह की ढिलाई बर्दाश्त नहीं होगी। तो चमोली टनल हादसा, मृत श्रमिकों की संख्या अभी फिलहाल बढ़कर 8 हो गई है, लेकिन फुल एक्शन में नजर आ रही है धामी सरकार और वो कह रहे हैं कि पूरी सख्ती से इस पर नजर रखी जा रही है। रेस्क्यू और राहत अभियान में जुटी हुई हैं तमाम एजेंसियां और पीपला कोटी का दौरा भी धामी कर चुके हैं और घायलों को भी वो मिलने गए अस्पताल में। खबर उड़ीसा से। उड़ीसा की बैतरानी नदी में बाढ़ से राज्य के उत्तरी क्षेत्र में जनजीवन प्रभावित हो गया है। जाजपुर जिले के कई इलाके जलमग्न हो गए हैं और भद्रक जिले के कई गांव पानी में डूबे हुए हैं। अखुआ पड़ा में बैतरानी नदी खतरे के निशान से ऊपर बह रही है, जबकि सालंती, गेंगुटी और कोचिला नदियों के बढ़ते जलस्तर ने भद्रक में बाढ़ का खतरा और बढ़ा दिया है। मौसम विभाग ने मयूरभंज और बालासोर के लिए रेड अलर्ट और 6 जिलों के लिए ऑरेंज अलर्ट जारी किया है। पिछले 24 घंटों में भारी बारिश के कारण राज्य सरकार ने निचले इलाकों से 95,000 से अधिक लोगों को सुरक्षित स्थानों पर पहुंचाया। राज्य आपातकालीन संचालन केंद्र के अनुसार बाढ़ से बालासोर, भद्रक, जाजपुर, मयूरभंज, क्योंझार और केंद्रपाड़ा जिलों के 52 प्रखंडों के 503 गांवों में लगभग 2.70 लाख लोग प्रभावित हुए हैं। बारिश जारी रहने के बीच राज्य प्रशासन ने बचाव और राहत कार्यों को तेज कर दिया है। 95,206 लोगों को 226 राहत शिविरों में पहुंचाया गया है, जहां भोजन, पेयजल, रोशनी और चिकित्सा सुविधा की व्यवस्था की गई है। राज्य सरकार ने प्रभावित क्षेत्रों में बचाव, राहत और आपातकालीन कार्यों के लिए 118 प्रतिक्रिया दल तैनात किए हैं। तो ओडिशा में बाढ़ से कई इलाके जलमग्न हैं। तो यहां पर जाजपुर, मयूरभंज, भद्रक, बालासोर तस्वीरें आप देख सकते हैं कि कैसे इस पानी ने, जल प्रलय ने वहां पर आम जनजीवन अस्त व्यस्त कर दिया है। जलमग्न नजर आ रहा है सब कुछ और खासतौर पर बैतरानी समेत कई नदियां यहां पर उफान पर नजर आ रही हैं। लोगों ने राहत शिविर में जाने के लिए मजबूर हैं और तमाम एजेंसियों की कोशिश है कि कैसे लोगों को सुरक्षित राहत शिविर में पहुंचाया जाए। तो 503 गांव जलमग्न, राहत और बचाव अभियान भी तेज और उसके बावजूद हम देख सकते हैं कि कैसे 95,000 से ज्यादा लोग अपने घरों को छोड़ने पर मजबूर हुए हैं और विस्थापित हुए हैं। और तस्वीरों में देख सकते हैं कि एजेंसियों की दोबारा राहत और बचाव कार्य किया जा रहा है। उनको सुरक्षित पानी की व्यवस्था और खाने पीने की चीजें भी मुहैया कराई जा रही है। लेकिन फिलहाल जो तस्वीर कहती है कि जो स्थिति है वो मुश्किल बनी हुई है। जाजपुर, मयूरभंज, भद्रक, बालासोर, कैसे वहां पर राहत और बचाव कार्य जारी है इस जल प्रलय से निपटने के लिए, वो हम देख सकते हैं। असम का रुख करें तो असम में बाढ़ की स्थिति से फिलहाल
सुधार हुआ है और प्रभावित लोगों की संख्या घटकर लगभग 62,000 रह गई है। इसके साथ ही बाढ़ से प्रभावित जिलों की संख्या भी कम होकर 5 पर आ गई है। असम राज्य आपदा प्रबंधन प्राधिकरण के बुलेटिन के मुताबिक पिछले 24 घंटों में बाढ़ के कारण किसी भी व्यक्ति की मौत की खबर नहीं है। इस वर्ष बाढ़ के कारण जान गंवाने वालों की कुल संख्या 104 तक पहुंच गई है। आधिकारिक आंकड़ों के अनुसार गोलाघाट, होजाई, नंगांव, शिवसागर और जोरहाट जिलों के 16 राजस्व मंडल और 235 गांव अब भी बाढ़ से प्रभावित हैं। वर्तमान में कुल 62,443 लोग बाढ़ की चपेट में हैं, जिनमें सबसे अधिक 33,332 प्रभावित लोग नंगांव जिले में हैं। इसके बाद गोलाघाट में 12,641 और जोरहाट में 8,523 लोग प्रभावित हैं। प्रशासन द्वारा विस्थापित लोगों के लिए 28 राहत शिविर संचालित किए जा रहे हैं, जिनमें 4,800 से अधिक लोगों ने शरण ली हुई है। इसके अलावा 9 राहत सामग्री वितरण केंद्र भी संचालित किए जा रहे हैं। राज्य में 4,954.43 हेक्टेयर क्षेत्र में फसलें अब भी पानी में डूबी हुई हैं। बाढ़ में राहत एवं बचाव अभियान में एसडीआरएफ, डीडीआरएफ, पुलिस, अग्निशमन आदि एजेंसियां जुटी हुई हैं। बाढ़ से बड़े पैमाने पर सड़क, पुल एवं अन्य आधारभूत ढांचे को नुकसान पहुंचा है। और अब बात सदैव अटल को नमन की। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी को उनकी पुण्यतिथि पर भावभीनी श्रद्धांजलि अर्पित की। पीएम मोदी ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर लिखा कि अटल जी की पुण्यतिथि पर उन्हें मेरी भावभीनी श्रद्धांजलि। अद्भुत दूरदर्शिता वाले एक असाधारण राजनेता के तौर पर उन्होंने अपना जीवन देश की सेवा में समर्पित कर दिया। उनके विचारों और प्रयासों ने कई पीढ़ियों को प्रेरित किया और उनके नेतृत्व ने हमारे देश को मजबूत बनाया। सुशासन और जन कल्याण पर उनका विशेष जोर सदैव हमारा मार्गदर्शन करता रहेगा। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी जी को उनकी पुण्यतिथि पर श्रद्धांजलि अर्पित की। गृह मंत्री अमित शाह ने एक्स पर लिखा कि पूर्व प्रधानमंत्री व भाजपा के संस्थापक भारत रत्न श्रद्धेय अटल बिहारी वाजपेयी जी की पुण्यतिथि पर उन्हें नमन करता हूं। अटल जी एक ऐसे देशभक्त राजनेता थे जिन्होंने अपने जीवन का एक एक क्षण देश सेवा को समर्पित कर दिया। एक ओर उन्होंने परमाणु परीक्षण व कारगिल युद्ध में पूरी दुनिया को भारत की शक्ति से परिचित करवाया, वहीं दूसरी ओर उनकी मूल्य आधारित राजनीति ने पहली बार अंत्योदय व सुशासन की कल्पना को जमीन पर उतारा। अटल जी का विराट व्यक्तित्व व नेतृत्व भाजपा के हर कार्यकर्ता को राष्ट्र निर्माण के लिए सदैव प्रेरित करता रहेगा। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी जी को उनकी पुण्यतिथि पर श्रद्धांजलि अर्पित की। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने एक्स पर लिखा कि श्रद्धेय अटल बिहारी वाजपेयी जी की पुण्यतिथि पर उन्हें कोटि कोटि नमन एवं विनम्र श्रद्धांजलि। अटल जी ने अपने विचारों और कार्यों से भारतीय लोकतंत्र को समृद्ध किया। उन्होंने आजीवन राष्ट्र प्रथम, सदैव प्रथम की भावना के साथ कार्य किया। उनके लिए राजनीति का मूल उद्देश्य राष्ट्रहित और जनसेवा था। अटल जी के नेतृत्व में भारत ने सामरिक शक्ति, आर्थिक विकास और आधारभूत संरचना के क्षेत्र में नई ऊंचाइयों को प्राप्त किया। उन्होंने देश को मजबूत और आत्मविश्वासी बनाने तथा विकास की नई दिशा देने में अत्यंत महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। उनका व्यक्तित्व, उनके आदर्श और राष्ट्र सेवा का उनका संकल्प सदैव हम सभी को प्रेरणा देता रहेगा। लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला ने पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी को उनकी पुण्यतिथि पर भावभीनी श्रद्धांजलि अर्पित की। उन्होंने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर लिखा कि पूर्व प्रधानमंत्री भारत रत्न श्रद्धेय श्री अटल बिहारी वाजपेयी जी की पुण्यतिथि पर उन्हें भावपूर्ण नमन। अटल जी भारतीय राजनीति के ऐसे युग पुरुष थे जिनके व्यक्तित्व में राष्ट्रनिष्ठा, लोकतांत्रिक मूल्यों, संवेदनशीलता और अद्भुत व्यक्तित्व का अनूठा संगम था। 5 दशकों से अधिक लंबे संसदीय जीवन में वे लोकसभा के लिए 10 बार और राज्यसभा के लिए 2 बार निर्वाचित हुए। एक प्रखर सांसद, ओजस्वी वक्ता, सिद्धहस्त पत्रकार और संवेदनशील कवि के रूप में भी अटल जी सदैव स्मरण किए जाते रहेंगे। प्रधानमंत्री के रूप में
अटल जी ने भारत की लोकतांत्रिक परंपराओं को मजबूती देने के साथ देश की विदेश नीति और वैश्विक भूमिका को नई दिशा दी। उनका नेतृत्व एक ऐसे सशक्त, आत्मविश्वासी और आधुनिक भारत की परिकल्पना से प्रेरित था जो अपनी गौरवशाली सभ्यता और लोकतांत्रिक मूल्यों के साथ विश्व पटल पर मजबूती से आगे बढ़े। उनकी वाणी में राष्ट्र के प्रति दृढ़ संकल्प था, उनकी कविता में संवेदनशील मन की अभिव्यक्ति और उनके जीवन में जनसेवा एवं राष्ट्र निर्माण के प्रति अटूट समर्पण। अटल जी का व्यक्तित्व, विचार और आदर्श आने वाली पीढ़ियों को सदैव राष्ट्र सेवा, सुशासन और लोकतांत्रिक मूल्यों की राह दिखाते रहेंगे। रांची में पूर्व प्रधानमंत्री और भारत रत्न अटल बिहारी वाजपेयी की पुण्यतिथि पर उन्हें श्रद्धांजलि दी गई। नए विधानसभा परिसर में अटल बिहारी वाजपेयी जी की प्रतिमा पर माल्यार्पण और पुष्प अर्पित किए गए। इस मौके पर नेता प्रतिपक्ष बाबूलाल मरांडी, संगठन महामंत्री करमवीर सिंह, रांची की महापौर रोशनी खालको और महानगर अध्यक्ष वरुण साहू समेत पार्टी के नेता और कार्यकर्ता मौजूद रहे। श्रद्धांजलि के बाद बाबूलाल मरांडी ने अटल बिहारी वाजपेयी को भारतीय राजनीति का आजाद शत्रु बताया। उन्होंने कहा कि झारखंड निर्माण का श्रेय अटल बिहारी वाजपेयी को जाता है और झारखंड हमेशा उनका ऋणी रहेगा। बाबूलाल मरांडी ने पोखरण परमाणु परीक्षण का भी जिक्र किया और कहा कि अटल जी ने अंतर्राष्ट्रीय शक्तियों के सामने भी झुकने से इनकार किया। हर पुण्यतिथि में झारखंड विधानसभा की परिसर में आकर के उनको हम सब लोग श्रद्धांजलि अर्पित कर रहे हैं, क्योंकि अटल जी देश के एक अजात शत्रु जिसको कह सकते हैं, इसके कोई शत्रु ही नहीं था। क्या सत्ता पक्ष क्या विपक्ष, सब लोग उनकी भोरी भोरी प्रशंसा करते हैं। और आज झारखंड राज्य का जो निर्माण हुआ, इसका अगर किसी एक व्यक्ति को श्रेय दिया जा सकता है तो वो है अटल बिहारी वाजपेयी। नक्सली वारदातों की वजह से सुर्खियों में रहने वाले महाराष्ट्र के गढ़चिरौली में कूलिंग पीरियड चल रहा है और सीआरपीएफ की नवी बटालियन कई गतिविधियों के जरिए जनसंपर्क मजबूत कर रही है। देखिए ये खास ग्राउंड रिपोर्ट। एक तरफ जहां महाराष्ट्र सरकार पुलिस दादा लोरा खिड़की जैसी अनूठी पहल के जरिए सिंगल विंडो सिस्टम से स्थानीय लोगों का विश्वास जीत रही है, तो वहीं दूसरी तरफ सीआरपीएफ के शीर्ष अधिकारी लगातार ग्रामीणों से संपर्क मजबूत कर रहे हैं। छत्तीसगढ़ से सटे इन इलाकों में सीआरपीएफ ऐसी कई पहल कर रही है। लोग एक तो देख करके प्रेरित होते ही हैं, जितने भी लोग हमसे मिलते हैं अभी आप देखेंगे सिर्फ साइकिल ही नहीं चलाते हैं, बीच में हम रुक करके जो पार्क है, स्कूल है, उसके मैदान है, वहाँ उन बच्चों के साथ हम एक्सरसाइज भी करते हैं। प्रयास है हमारा कि लोग ज्यादा से ज्यादा शामिल हो। साइकिल रैलियों के सहारे एक और पर्यावरण को लेकर जागरूकता फैलाई जा रही है, तो साथ ही फोर्सेस को इन दुर्गम इलाकों में लोगों का विश्वास भी हासिल हो रहा है। ये रैली बेसिकली यहाँ पर इसलिए निकाली जाती है कि जो गांव के लोग हैं उनसे न केवल संपर्क जो है वो बनाया रखा जा सके, साथ ही ये इंश्योर किया जा सके कि उनके अंदर जो है सुरक्षा की भावना है, उनके अंदर जो फिटनेस है उसका एक मैसेज दिया जाता है। साथ में ये भी कोशिश की जाती है कि पर्यावरण को लेकर जागरूकता जो है वो यहाँ पे लोगों के बीच में, स्थानीय लोगों के बीच में फैलाई जाए। हम जानते हैं कि गढ़चिरौली का 70% जो इलाका है वो विशुद्ध जंगल है, डेंस फॉरेस्ट है। ऐसे में पर्यावरण को बचाए रखना, पर्यावरण संरक्षण करना भी एक ऑब्जेक्टिव है जो कि सीआरपीएफ यहाँ पर करती है। अपने सभी फोटोफोरे के साथ दिनेश कुमार शीतल, दूरदर्शन समाचार, गढ़चिरौली, महाराष्ट्र। और आइए अब आपको ले चलते हैं खेल जगत की ओर। बात करें तो भारत और श्रीलंका के बीच गौल में खेले जा रहे पहले टेस्ट मैच का आज दूसरा दिन है। बारिश के कारण दूसरे दिन का खेल अब तक शुरू नहीं हो सका है। टीम इंडिया आज अपनी पहली पारी में 2 विकेट पर 288 रन के आगे खेलेगी। कल पहले दिन भारत ने टॉस जीतकर पहले बल्लेबाजी करने का फैसला किया था। यशस्वी जायसवाल 32 रन बनाकर रन आउट हुए और इसके बाद केएल राहुल और देवदत्त पाडिक्कल के बीच बड़ी साझेदारी देखने को मिली। केएल राहुल 77 के स्कोर पर रिटायर्ड हर्ट हुए, वहीं देवदत्त पाडिक्कल ने अपने टेस्ट करियर का पहला शतक लगाने में सफलता हासिल की। कप्तान शुभमन गिल 16 रन ही बना सके। देवदत्त पाडिक्कल 131 और ऋषभ पंत 27 रन बनाकर नाबाद हैं।
बांग्लादेश ने ऑस्ट्रेलिया में अपनी पहली टेस्ट जीत दर्ज की है। डार्विन टेस्ट में बांग्लादेश ने ऑस्ट्रेलिया को 9 विकेट से शिकस्त दी। ऑस्ट्रेलिया ने पहली पारी में 198 रन बनाए थे, जिनके जवाब में बांग्लादेश ने पहली पारी में 426 रन का विशाल स्कोर खड़ा किया था। दूसरी पारी में ऑस्ट्रेलिया ने 284 रन बनाते हुए बांग्लादेश के सामने सिर्फ 57 रन का लक्ष्य रखा, जिसे बांग्लादेश ने 1 विकेट खोकर हासिल कर लिया। पहली पारी में 6 और दूसरी पारी में 3 विकेट लेने वाले बांग्लादेश के हसन महमूद को प्लेयर ऑफ द मैच चुना गया। और FIH हॉकी विश्व कप में भारतीय पुरुष हॉकी टीम ने शानदार जीत के साथ शुरुआत की है। पूल डी में टीम इंडिया ने वेल्स को 3-1 से हराने में सफलता पाई। भारत ने पूरे मुकाबले में दबदबा बनाए रखा और शुरुआती क्वार्टर में ही 2 गोल दागकर जीत की मजबूत नींव रख दी। संजय ने 7वें मिनट में पेनल्टी कॉर्नर को गोल में बदलकर टीम का खाता खोला और इसके 4 मिनट बाद कप्तान हरमनप्रीत सिंह ने गोल कर भारत की बढ़त 2-0 कर दी। पहले क्वार्टर के बाद भारतीय टीम पूरी तरह नियंत्रण में नजर आई। दूसरे और तीसरे क्वार्टर में भी भारत ने लगातार आक्रामक हॉकी खेली। हरमनप्रीत सिंह ने 43वें मिनट में अपना दूसरा और टीम का तीसरा गोल दागकर भारत की बढ़त 3-0 कर दी। हालांकि चौथे क्वार्टर में वेल्स ने वापसी की कोशिश की और सैम वेल्च ने 11वें मिनट में गोल कर अंतर कम किया, लेकिन भारतीय डिफेंस ने इसके बाद वेल्स को कोई और मौका नहीं दिया। आखिरकार भारत ने 3-1 से मुकाबला अपने नाम कर विश्व कप अभियान का जीत के साथ आगाज किया। महिला FIH हॉकी विश्व कप में भारतीय टीम आज अपने अभियान की शुरुआत करेगी। पूल डी के इस मुकाबले में भारत के सामने दुनिया की नंबर 2 टीम और पेरिस ओलंपिक की रजत पदक विजेता चीन की कड़ी चुनौती होगी। विश्व रैंकिंग में 9वें स्थान पर मौजूद भारत के लिए ये मुकाबला बेहद अहम है, क्योंकि नए फॉर्मेट और पूल में इंग्लैंड और दक्षिण अफ्रीका की मौजूदगी को देखते हुए टीम धीमी शुरुआत का जोखिम नहीं उठा सकती। भारतीय टीम ने यूरोपीय परिस्थितियों के अनुकूल खुद को ढालने के लिए काफी समय यहां बिताया है। टीम ने वैगनर स्टेडियम में अभ्यास किया और मेजबान तथा मौजूदा विश्व चैंपियन नीदरलैंड्स के खिलाफ अभ्यास मैच भी खेला। भारत की टीम में 11 खिलाड़ी पहली बार विश्व कप में हिस्सा ले रहे हैं, लेकिन टीम में बड़े मुकाबलों का अनुभव रखने वाली कई खिलाड़ी भी मौजूद हैं। गोलकीपर सविता 313 अंतर्राष्ट्रीय मैचों के साथ टूर्नामेंट की सबसे अनुभवी खिलाड़ियों में शामिल हैं। ये उनका तीसरा विश्व कप है। डिफेंडर सुशीला चानू, नवनीत कौर, निक्की प्रधान और नेहा गोयल भी 200 से ज्यादा अंतर्राष्ट्रीय मुकाबले खेल चुके हैं। नोवाक जोकोविच को सिंसिनाटी ओपन के दूसरे दौर में हार का सामना करना पड़ा। जोकोविच को अर्जेंटीना के थियागो अगस्टिन तिरांते ने मात दी। दुनिया में 50वें नंबर के खिलाड़ी तिरांते को ये मैच जीतने के लिए कड़ी मशक्कत करनी पड़ी। तिरांते ने ये मैच 2 घंटे 44 मिनट में 2-6, 6-4, 6-4 से जीता। विंबलडन के सेमीफाइनल में पहुंचने के बाद ये जोकोविच का पहला मैच था। इसी के साथ मिड डे प्राइम में फिलहाल इतना ही। मुझे मेरी पूरी टीम को दीजिए इजाजत। नमस्कार।